हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना यूनिट फर्स्ट चल रही है, उसमें अपन देख रहे हैं थ्योरम में अपना फर्स्ट थ्योरम हो गई थी सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से किस प्रकार अपन इम्पीडेंस का या करंट का या जो ई इक्विवेलेंट यानी वोल्टेज का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं थेवेनियन थ्योरम। मतलब थेवेनियन थ्योरम क्या होती है। थेवेनियन थ्योरम की सहायता से अपन किस प्रकार सर्किट को सॉल्व करते हैं और इन जो थ्योरम्स हैं अपन क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग अपन जटिल सर्किटों को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए अपन थ्योरम्स का यूज करते हैं। तो अपन अब देखते हैं नेक्स्ट अपनी थेवेनियन थ्योरम। नेक्स्ट है अपनी थेवेनियन थ्योरम या थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार अपन देखते हैं थेवेनियन थ्योरम के अकॉर्डिंग जब किसी भी सर्किट में या किसी भी परिपथ में दो टर्मिनल वाले परिपथ में यदि जेड इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में लगा हुआ हो। पहली बात, वोल्टेज सोर्स के हमेशा ही जो जेड होगा वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ होगा। तो इसके अनुसार अपन देखते हैं यदि दो टर्मिनल वाले परिपथ में वोल्टता के साथ आंतरिक प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में लगी हुई हो तो उस स्थिति में जो उसकी तुल्य वोल्टता है, वो जो तुल्य वोल्टता होगी वो खुले टर्मिनलों के मध्य होगी और जो अपनी तुल्य प्रतिबाधा होगी वो भी उन्हीं टर्मिनलों के मध्य होगी जिनके मध्य अपनी जो तुल्य वोल्टता थी, जबकि उसकी आंतरिक प्रतिबाधा को वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया गया हो। ये है अपना थेवेनियन थ्योरम का स्टेटमेंट। देखते हैं एक बार। यदि दो टर्मिनल वाले परिपथ में यदि दो टर्मिनल वाले परिपथ में वोल्टता स्रोत ई इक्विवेलेंट के श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट को लगाया जा सकता है, जबकि लगाया जा सकता है तो तुल्य वोल्टता खुले टर्मिनलों के मध्य हो तथा उन्हीं के मध्य तुल्य प्रतिबाधा हो, जबकि आंतरिक प्रतिबाधा को स्रोत से प्रतिस्थापित किया गया हो, जबकि आंतरिक प्रतिबाधा को स्रोत से प्रतिस्थापित किया गया हो। ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये अपन देखते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये थेवेनियन थ्योरम। यदि दो टर्मिनलों वाले परिपथ में वोल्टता स्रोत ई इक्विवेलेंट के श्रेणी क्रम में जेड इक्विवेलेंट को लगाया जा सकता है, तो उस स्थिति में जो तुल्य वोल्टता होगी उस टर्मिनल की जो वोल्टेज होगी वो वोल्टेज
उसके खुले टर्मिनलों के मध्य होगी तथा उन्हीं टर्मिनलों के मध्य अपनी क्या होगी, तुल्य प्रतिबाधा होगी, जबकि स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया हो। तो ये इसका मतलब क्या है, जैसे ये अपना 2 टर्मिनल वाला सर्किट है, ये अपना 2 टर्मिनल वाला सर्किट है 1 और ये हो गया 2, और यहाँ अपने आउटपुट पर लगा हुआ है ZL, लोड लगा हुआ है। तो इसको अपन मॉडिफाई करके इस प्रकार लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस अपना सोर्स दे दिया, ये है E इक्विवेलेंट, और इसके श्रेणी क्रम में Z इक्विवेलेंट इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है, और इसके जो यहाँ पर है वो लगा हुआ है लोड, ये हो गया इसका लोड। तो इस सर्किट को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब अपन इस थेवेनिन थ्योरम की उत्पत्ति देखते हैं, मतलब अपन इसमें करंट का मान और Z इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट का मान किस प्रकार निकालेंगे, अर्थात जो ये स्टेटमेंट लिख रहा है उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो देखते हैं। तो अपन डालते हैं थेवेनिन थ्योरम की उत्पत्ति। थेवेनिन प्रमेय की व्युत्पत्ति, मतलब किस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। मान लिया अपन को सर्किट दे रखा है, ये प्लस माइनस, और ये दे रखा है अपन को E, सोर्स दे रखा है, ये अपन को इम्पीडेंस Z1, Z2, Z3, और अपन को लोड दे रखा है ZL। तो अपन इस सर्किट को थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो अपन मान लेते हैं इसमें तो अपनी करंट फ्लो हो रही है I1 और इसमें फ्लो हो रही है अपनी I, इस सर्किट में फ्लो हो रही है अपनी I1 और इसमें फ्लो हो रही है I। तो अब अपन इस फर्स्ट लूप में KVL लॉ लगाते हैं, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखते हैं फर्स्ट लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अपन अप्लाई करते हैं तो अपन देखते हैं क्या आ जाएगा। ऐसे जा रहे हैं तो माइनस का E प्लस I1 Z1 इधर भी जाएगी, प्लस I1 Z3। अब इसमें इसी ब्रांच में I भी तो फ्लो हो रही है, तो माइनस Z3 I बराबर 0। तो इसको मॉडिफाई करके लिखो, I1 Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 I बराबर E। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अपन को हमेशा ही आउटपुट पर करंट चाहिए, तो अपन को इसका मतलब क्या है, I का मान निकालना है, यानी लोड पर अपन को करंट का मान निकालना है। अब देखते हैं अपन सेकंड लूप में किरचॉफ लॉ लगाएं। सेकंड लूप में KVL लगाने पर, सेकंड लूप में KVL लगाते हैं तो देखते हैं क्या आता है, Z3I प्लस Z2I माइनस प्लस ZLI माइनस Z3I1 बराबर 0। इनमें I फ्लो होगी, लेकिन इसमें I1 भी तो फ्लो हो रही है इस ब्रांच में, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो अब अपन इसको मॉडिफाई रूप में लिखें तो ये आ जाएगा Z3I1 प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस ZLI बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर
फर्स्ट अब अपन को आई का मान चाहिए, तो अब अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे अपन, E0 बराबर ये हो जाएगा अपना I1 की जगह Z1 प्लस Z3 और इधर आ जाएगा माइनस का Z3, इधर आ जाएगा माइनस का Z3 और यहाँ आ जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL और ये आ जाएगा अपना I1 और I बराबर। ये अपनी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ गई। अब अपन देखते हैं, अपन को चाहिए I का मान, तो अपन जब निकालते हैं तो I का मान, जैसे मान लो ये I2 है, तो I2 का मान कैसे निकालते हैं, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z। तो इस स्थिति में अपन I2 का मान निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, तो I2 बराबर हो जाएगा अपना, यानी I बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z। अब डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा 2 देखते हैं क्या होगा, डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा, मतलब सेकंड जो अपना कॉलम है उससे इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना Z1 प्लस Z3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का Z3, ये आ जाएगा E और 0, तो ये हो गया अपना डेल्टा 2 हो गया। और डेल्टा Z का मान क्या होगा अपना, Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये अपने हो गए किसके मान, डेल्टा 2 और डेल्टा Z का मान। तो डेल्टा 2 का मान यदि निकाले तो क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये, तो ये आ जाएगा EZ3 और डेल्टा Z का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस Z3 का स्क्वायर, तो ये आ गए अपना डेल्टा 2 और डेल्टा Z का मान। अब इससे अपन I का मान निकाल सकते हैं, तो I का मान क्या आ जाएगा, इस यहाँ पे ये जो लोड पर करंट है उसका मान क्या आ जाएगा, EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस का Z3 का स्क्वायर। ये अपनी जो वैल्यू है लोड पर जो करंट है उसका मान है, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3rd। अब अपना जो थेवेनिन थ्योरम है, वो थेवेनिन थ्योरम क्या कह रही थी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। पहले 2 टर्मिनल वाला सर्किट दे रखा है अपन को, अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, पहले देखते हैं क्या था, खुले टर्मिनलों के मध्य जो ZL है उस खुले टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टता होगी अपनी क्या होगी, E इक्विवेलेंट होगी। तो इस स्थिति में अपन देखते हैं, नाउ फ्रॉम सर्किट ZL को खुला करने पर, ZL को खुला करने पर, तो अपन देखते हैं सर्किट क्या आ जाएगा, E माइनस और ये आ जाएगी अपनी Z1, ये आ जाएगा Z3 और ये आ जाएगी अपनी Z2। अब अपन ने खुला किया है तो ये ओपन हो जाएगा, तो इस स्थिति में जो अपनी E इक्विवेलेंट होगी वो क्या होगी, इन टर्मिनलों के मध्य होगी, इन टर्मिनलों के मध्य होगी E इक्विवेलेंट होगी, जो यही तो था स्टेटमेंट उसका। तो इस स्थिति में अपन यदि E का मान निकालना चाहें तो क्या आता है अपना, ये खुला टर्मिनल है तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगी वही इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का मान समान रहता है। तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना, E इक्विवेलेंट हो जाएगा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू I हो जाएगा।
इंटू ये अपनी जो ई इक्विवेलेंट है उसका मान हो जाएगा। यानी कि ई इक्विवेलेंट बराबर Z3E अपॉन Z1 प्लस Z3 हो जाएगा। Z2 का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ से टर्मिनल खुला हुआ है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में ई इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3। अब दूसरी स्थिति में अपन अब जब ये तो निकाल लिया अपन ने ई इक्विवेलेंट का मान, कब जब उस टर्मिनल को खोल दिया गया हो तो ई इक्विवेलेंट आ गया। अब अपन को यदि जेड इक्विवेलेंट का मान निकालना हो तो जेड इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स को अपन शॉर्ट कर देंगे तो इस स्थिति में इन टर्मिनलों के मध्य जो अपनी इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी, जेड इक्विवेलेंट होगी। तो अपन अब देखते हैं ई या वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने पर तो अपन देखते हैं शॉर्ट करते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है अपना, इस प्रकार हो जाता है। ये Z1 Z3 और ये हो जाती है Z2 और इस स्थिति में जो अपनी जो इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी, जेड इक्विवेलेंट होगी। अब अपन देखते हैं इस स्थिति में यहाँ पे जो अपनी जेड इम्पीडेंस है वो क्या है, जेड इक्विवेलेंट है। तो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि ये दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं और ये इसके सीरीज में होता है। तो जेड इक्विवेलेंट बराबर आ जाता है अपना Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो इसकी सहायता से अपन जेड इक्विवेलेंट का मान निकाल सकते हैं। अब अपन इन I का मान निकालें तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर क्या होता है E अपॉन R, तो E इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब E इक्विवेलेंट का मान क्या है, Z3E अपॉन Z1 प्लस Z3 ये हो जाएगा। ये तो E इक्विवेलेंट का मान हो गया अपॉन जेड इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। अब अपन को जो लोड पर वो चाहिए करंट, तो इस स्थिति में लोड भी तो ऐड होगा, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है अपना क्या हो जाएगा, जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL, तो ये हो जाएगा ZL। तो अब अपन देखते हैं तो अपन इस इक्वेशन और इस इक्वेशन इसको यदि मॉडिफाई करके लिखें इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये और ये इक्वेशन दोनों बराबर हो जाती हैं। जैसे अपन इसको लिखना चाहें I बराबर Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 और इसको यदि मॉडिफाई करें तो इन दोनों इक्वेशन को अपन यदि इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते हैं तो I का मान अपना सेम आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं। तो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो वैल्यू ठीक आती है और इससे लगाते हैं तो वैल्यू अपनी सेम ही आती है। तो इस स्थिति में अपन जो डायरेक्ट वो लिख सकते हैं I का मान क्या होगा, I बराबर होगा E इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट अपॉन प्लस ZL। ये अपनी आउटपुट पर करंट का मान प्राप्त हो जाता है। तो इसकी सहायता से अपन जो करंट है वो निकाल सकते हैं।
तो इस प्रकार अपन थेवेनिन थ्योरम की सहायता से वैल्यू का करंट, लोड पर करंट का मान निकाल सकते हैं।